Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Recording in progress. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे बीच डॉक्टर अरुण त्रिहान, MBBS, प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर, जिनके बारे में शब्द ही जो हैं वो पड़ जाएं। वो पिछले 35 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी के साथ हमारे बीच में मार्गदर्शन। अरुण सर मेरे गुरु रहे, जिनके मार्गदर्शन में मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, वास्तु, फेंग शुई का ज्ञान लिया मैंने। इनके बारे में जो चीजें हमने जो देखी, वो ये देखी कि इन्होंने लाल किताब को एक ऐसे मेथड के सामने हमें पढ़ाया है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज मेरे इनके कुछ विचार, मेरे कुछ सवाल इनके समक्ष रहेंगे कि लाल किताब को कैसे समझें, लाल किताब और प्रश्नी के बीच में क्या समानताएं हैं, लाल किताब किस प्रकार प्राशनी के साथ में डिफरेंस रखती है, क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरा, क्या लाल किताब के साथ हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में उन रेमेडीज का, उन उपाय का इम्पैक्ट जो रहे वो अच्छा रहे। क्या लाल किताब के हमारे ग्रहों से संबंधित जो दोष हैं वो दूर कर सकती है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल जो हैं आज हम इनसे जानेंगे, इनसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे कि वो हमें लाल किताब के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। अब मैं श्री डॉक्टर अरुण त्रिहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर अपना ज्ञान हमें दे और हमें मार्गदर्शन। श्री अरुण त्रिहान, इट्स अप टू यू सर। थैंक यू। धन्यवाद विनोद जी, आपने, ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे बारे में इतना कुछ आपने बोल दिया। मैं हमेशा ये जो दिव्य विद्याएं सीखी हैं, मेरा लाइफ में मकसद यही रहा है कि मैं इनको जातक के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, जो भी इन विद्याओं से हम चीज अचीव कर सकते हैं बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए, जातक के लिए, वो हम करें। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं धन्यवाद दूंगा श्री सुनील जौहन जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा जो अपना तजुर्बा है मैं वो कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और इससे आपका कोई फायदा होता है तो आप उसको अपनाइए। ज्योतिष अपने आप में एक दिव्य विद्या है और हमारे बहुत से ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत ही मंथन करने के बाद इसके नियम हमें दिए। हम सब ज्योतिष को पराशरी से शुरू करते हैं
और पराशरी ने ऑलमोस्ट हर चीज के नियम हमें दे रखे हैं। उसके बाद में जो है वो लाल किताब आई। पराशरी में और लाल किताब में आज के संदर्भ में मुख्य जो फर्क है वो ये है कि पराशरी हमें हर चीज की एनालिसिस बताती है, बट जो उसके उपाय हैं वो आज के संदर्भ में आउटडेटेड हो चुके हैं। ये नहीं कि पराशरी में उपाय नहीं है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र पूरा हमारे उनके साथ भरा पड़ा है उपायों के साथ। बट लाल किताब ने डे टू डे चीजों के साथ उपाय करके, जो घर में सामान पड़ा है उससे उपाय करके अपना जातक का और समाज का भला करने की कोशिश की है। और उन्होंने जो लाल किताब के अंदर हमारा मुख्य नियम उन्होंने वो बताया है कि आप जो भी उपाय करें उससे सबका भला होना चाहिए, किसी का नुकसान करने से या किसी के ऊपर और चीजें करने से या कोई तांत्रिक उपाय इसके अंदर नहीं बताए गए। अब लाल किताब और पराशरी के नियम बहुत मिलते जुलते हैं। इनफैक्ट जो मेरी अपनी एनालिसिस है, लाल किताब पराशरी से ही निकाली गई चीज है जो, बट कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप उसकी आगे एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटे छोटे 10-15 मिनट के 3 वीडियोस के अंदर आपको लाल किताब के मुख्य नियम, पराशरी से उसके डिफरेंसेस और लाल किताब से उपाय कैसे सुझाए जाते हैं, किस ग्रह का उपाय करना है, किसका नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं आपको बता पाऊँ। लाल किताब का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है अच्छा आचरण। इफ यू हैव ए गुड कैरेक्टर, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेमेडी इज ऑलरेडी अचीव्ड। उसके बाद में समाज के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, हमारे वातावरण के प्रति भी लाल किताब का बहुत मुख्य रोल रहा है। उन्होंने जो चीजें कही कि नदी में बहाइए, ये चीजें दबाएं, हर चीज का एक महत्व था जो कि हमारे समाज को किसी न किसी तरीके से फायदा देता था। कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी डालना, आपके घर में जो काम करने आते हैं उनको रोटी देना, उनको दान पुण्य करना, मीन्स जो भी कोई किसी भी तरीके से, जो आप जिस मामले में जितना समर्थ है उसके अनुसार हर किसी ना किसी की किसी तरीके से मदद करनी। और यही जब आप देखेंगे जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, 9 में से हमारे जो है अगर मोटा मोटा लें तो हमारे 4 अशुभ ग्रह हैं और 5 शुभ ग्रह हैं। जो अशुभ ग्रह हैं वो शनि, राहु, केतु और मंगल को लिया जाता है मोटे तौर पे, और बाकियों को शुभ लिया जाता है। तो अब शनि, राहु अगर हम देखें तो ये कौन है? ये हमारे जो घरों में हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे पे निर्भर हैं, हमारे घर में काम करने वाले, हमारे घर के आसपास के चौकीदार, सोसाइटी के गार्ड्स, जो भी इस नियम स्तर के जो लोग हैं वो सारे राहु शनि के अंदर आते हैं। जो हैंडीकैप्स हैं, जो अपना काम पूरा नहीं कर सकते, किसी ना किसी पुराने कर्मों के अनुसार उनको कोई दोष लगा हुआ है, कोई शारीरिक उनके जो है उसमें कमी है, तो ये सब शनि राहु से जो है जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हमारा जो जैसे केतु है वो हमारा डॉग है, और बड़े उसकी बात है जो मैंने देखा कि लाल किताब के अनुसार केतु जो है हमारे पुत्र का भी कारक है। और पुराने जमाने में कहते हैं ना कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, तो सेम आपके पुत्र के बारे में भी कहावत थी कि पुत्र वो जो पिता को तार दे। अब लाल किताब को हमने लाल किताब ही क्यों रखा, मैं अपने बारे में सोच रहा था, आपके इसके बारे में हो सकते हैं, और हो सकता है कि जो इनके प्रकाशक थे उनके भी कुछ और हो, बट जो मैंने जो अपना सोचा है कि लाल रंग जो है एक शुभता का कलर है। लाल रंग जो है हमारे मंगल का कलर है, जो कि एक डोमिनेंस का प्लेनेट है, कमांड का प्लेनेट है, हमारे ब्लड का प्लेनेट है, हमारे बोन मैरो का प्लेनेट है, जहाँ से कि हमारे सारे सेल्स बनते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। और जब हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो यही मंगल पहले और 8वें घर का मालिक है। पहला घर है जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, और 8वां घर है जहाँ से हमारी मृत्यु होती है। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल है, और मंगल का रंग लाल होने की वजह से ही शायद जीवन से मृत्यु तक इसको लाल किताब नाम दिया गया। और इसी वजह से मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी का मंगल अच्छा नहीं है, आप कहते जी लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, या कोई वो है, एक बड़ा छोटा सा उपाय है, आप कुंडली देखें ना देखें, आप रक्तदान करें, ये मंगल का सबसे अच्छा उपाय है। अब मंगल ऊंच का है नीच का, ये बहुत बाद की बातें हैं, उसके संदर्भ में अभी बात नहीं करूंगा। एक मैं जनरल आपके साथ यूनिवर्सल रेमेडी की बात कर रहा हूँ कि
मंगल का कभी भी आपका मंगल अगर किसी तरीके से भी अफ्लिक्टेड है तो उसका अगर आपने उपाय करना है तो रक्तदान से बढ़ के कोई भी उपाय नहीं हो सकता। अब लाल किताब ने 1 नंबर ही काल पुरुष की कुंडली को क्यों लिया? जो पहला मेजर डिफरेंस है लाल किताब में और पराशरी में, कि लाल किताब हमेशा लगन को मेष लगन मान के चलती है और उसी के आगे फिर मेष वृष इस तरीके से आगे चलती है। पराशरी में लगन 12 होते हैं, अलग अलग लगन होते हैं, बट लाल किताब के अंदर लगन हमारा हमेशा 1 नंबर ही रहेगा। आपकी जो भी कुंडली हो उसमें भी आप अपनी कुंडली के जो आपके लगन में राशि है उसको मिटा के वहां 1 नंबर लिख लीजिए और उससे आगे 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। इससे आपकी कुंडली कन्वर्ट हो जाती है। अब 1 नंबर ही क्यों लिया गया, उसके पीछे भी बहुत लॉजिक है कि 1 नंबर राशि के अंदर सूर्य उच्च का होता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य ही है जिसकी वजह से हमारी सृष्टि चल रही है, जीवन जिससे उत्पन्न होता है, जर्मिनेशन थ्रू सन होती है। और 8 नंबर जो है वो हमारा दूसरी जो राशि हमारी मंगल की है जो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे जाके चंद्रमा नीच का होता है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो लाल किताब का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आपका जो जीवन है उसमें आपका आचरण, आपकी आत्मा बहुत ऊंच की होनी चाहिए और मृत्यु तक जो है आपकी कोई भी किसी तरीके की इच्छाएं जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इच्छाओं का कारक है। जब नीच का होगा और आप जितनी इच्छाएं न्यून रखेंगे उतना आपको अधिक इसमें फायदा होगा। अब लाल किताब ने मेनली, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मेरा तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बीमारी मरीज को पता होती है कि उसके पेट में दर्द है या उसके सिर में दर्द है या उसके क्या उसको तकलीफ हो रही है, बट वो आपके पास उपचार के लिए आता है। और आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स का काम डॉक्टरों से ज़्यादा है, बिकॉज लोग ज्योतिष के उपाय भी बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। तो ये भी एक, दे आर ऑल्सो दी हेवनली डॉक्टर्स फॉर दी ह्यूमन सोसाइटी, नॉट एज ए पर्सन बट एज ए ह्यूमन सोसाइटी। तो यहाँ पे मेरा जो एज ए डॉक्टर वो है कि आपका ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए, उपचार के ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए। तो इसमें मैंने पाया कि इफ़ यू डायग्नोज बाई पराशरी एंड ट्रीट बाई लाल किताब तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बट हमने दोनों सिस्टम्स को क्लब करके चलना है, एक दूसरे के विरोधी नहीं मानना। बट जब आप पराशरी से एनालिसिस कर रहे हैं तो पराशरी के प्रिंसिपल लगाइए, जब आप लाल किताब को लगा रहे हैं तो लाल किताब के प्रिंसिपल लगाइए। आपने एक प्रिंसिपल उसका और एक उसका नहीं लगाना है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ वो चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगा। अब मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाल किताब और पराशरी के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। क्या आप सारे स्क्रीन देख सकते हैं? अब दी डिफरेंसेस बिटवीन लाल किताब, जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। अब मैं इसको टेबल को जो लाल कलर में मैंने लाल किताब के प्रिंसिपल हैं और जो ब्लैक हमारे पराशरी प्रिंसिपल हैं। हमारे पराशरी के एज पर लगना है, मान लीजिए सिंह राशि है तो दूसरे नंबर में दूसरे घर के आपकी कन्या राशि होगी, तीसरे घर के अंदर तुला राशि होगी, इसी तरीके से आगे तक चलेंगे। बट लाल किताब के अंदर हमेशा ही जो आपका फर्स्ट हाउस है वो हमेशा मेष होगा, एरीज होगा, और उसी से आगे 12 घर तक चलेंगे। सेकंड जो डिफरेंस है कि पराशरी के अंदर हम डिग्रीज निकालते हैं कि मेरा 4 डिग्री का लगन है, मेरा 8 डिग्री का लगन है, मेरा 12 डिग्री का लगन है। लाल किताब के अंदर लगन की या किसी की कोई डिग्री इसको महत्व नहीं दिया जाता। पराशरी के अंदर हम प्लैनेट्स की डिग्री लेते हैं, उसके अनुसार हम उनके नक्षत्र लेते हैं, फिर उनके आगे भी केपी में पद, सब लॉर्ड, बहुत डिटेल में जाते हैं। बट लाल किताब के अंदर ये सब चीजें आप डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स भी नहीं लेते हैं। नक्षत्राज ऑफ प्लैनेट पराशरी लेती है, लाल किताब नक्षत्राज वगैरह के अंदर आपके साथ नहीं जाती। वर्षफल एक बहुत मुख्य अंग है लाल किताब का, जिसके अनुसार ही आपकी, एक तो आपका जो बेसिक हॉरोस्कोप है उससे आपके उपचार किए जाते हैं। जैसे ही आप पैदा हुए आपके माँ बाप आपकी कुंडली दिखाते हैं और ज्योतिषी अपने अनुसार आपको उपाय बताते हैं। उसके बाद में हर साल की एक नई कुंडली बनती है, जो कि हम पराशरी में भी वर्षफल बनाते हैं।
बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो आप पराशरी का वर्षफल बनाते हैं उसमें आप सूर्य की जो डिग्री होती है वो जब अगले साल जिस समय पे उसी डिग्री पे सूर्य आ जाता है उस टाइम की आप कुंडली बनाते हैं, और उसके अंदर आपके सारे ग्रह अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके दूसरे घर में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो पराशरी के अंदर अगले वर्षफल के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। बट लाल किताब के अंदर आपके फिक्स टेबल आते हैं 120 साल के, और आप 120 साल के पूरे टेबल डे 1 से अपने बना के रख सकते हैं। और इसके अंदर जो ग्रह जन्म के समय इकट्ठे बैठे हैं वो लाइफ लॉन्ग इकट्ठे रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। तो वर्षफल में भी वो उसी अनुसार, चाहे दूसरे घर में जाएं, चौथे में जाएं, छठे में जाएं, सब इकट्ठे जाएंगे, अलग नहीं होते। तो planets can go to different houses in Varshfal, while in Lal Kitab, planets will always stay in the same house. They will always be together. हमारे पराशरी के अंदर बहुत सी दशाएं हैं हमारे पे, जिसमें मुख्य दशा जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो विंशोत्तरी दशा है। बट लाल किताब के अंदर जो दशा लगाई जाती है वो फिक्स साइकिल है, 35 ईयर्स की साइकिल, जिसको कि हम 35 इस तरीके से साइकिल जो है आगे चलती है। और जो पराशरी के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर दशा है वो विंशोत्तरी है, जो कि हम लाल किताब के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। पराशरी के अंदर हमारी दशा पैटर्न फिक्स है कि आपकी जो जन्म के समय चंद्रमा की डिग्री होगी उसके अनुसार आपकी दशा निर्धारित होती है। उसका कितना आपका बैलेंस ऑफ दशा है उसके हिसाब से आप आगे चलते हैं। जैसे पैटर्न होता है KVS चंद्र मंगल चंडाल, बृहस्पति को लेके शनि के साथ बुध के घर गए। दिस इज ए फार्मूला विच हमने जिससे शुरुआत करी थी कि केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद राहु आएगा। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं और उसकी भी बहुत महत्वता है। और कभी आप एनालिसिस करें कि सूर्य के बाद ही चंद्रमा क्यों आता है, चंद्रमा के बाद ही मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद ही राहु क्यों आता है, इसके पीछे भी बहुत डेप्थ है। बट मैं अपना फोकस जो है वो ज्यादा लाल किताब पे रखूंगा। लाल किताब के अंदर हर किसी जातक की दशा जन्म से फिक्स होती है। मैंने नीचे एक फोन नंबर दे रखा है 6663621362। अगर इसमें देखेंगे तो आपको 2 और 3, 5 और 1, 6, 9 डिजिट हैं, 9 ग्रह हैं हमारे, 663621 हमारी जो लाल किताब की दशा है वो जब आप जातक पैदा होता है तो उसके पहले 6 साल शनि के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब इसके पीछे जो लाल किताब का लॉजिक है वो यही है, क्योंकि शनि हमारे कर्मों का दाता है। तो जब तक कि वो कर्म आपके शनि पूरे नहीं खोल लेगा, आपका खाता नहीं खोल लेगा, आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकती। 6 साल के बाद में 6 साल राहु के आते हैं। और पराशरी में भी आपने जैसे पढ़ा है कि राहु इज नथिंग बट एजेंट ऑफ सैटर्न, कि राहु जो है वो शनि की तरह बिहेव करता है और केतु जो है मंगल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे शनि के बाद जो बाकी बचे खुचे कार्य जो शनि ने डिप्यूट किए होते हैं वो राहु आपसे वसूलता है। उसके बाद में जो है आपके 3 साल केतु के आ जाते हैं। केतु के बाद में आपका जो 3 साल केतु के पार करने के बाद आपके 6 साल बृहस्पति के आते हैं। बृहस्पति इस तरीके से ये दशा पैटर्न फिक्स ऑर्डर में चलता है, जो कि आप ऊपर मैंने आपको लिख के भी दे रखा है, जिसको कि आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये फिक्स रहता है। मैं स्लाइड नीचे कर रहा हूँ। पहले 6 साल शनि के, फिर 6 राहु के, 3 केतु के, 6 जुपिटर के, 2 सूर्य के, 1 चंद्रमा का, 3 शुक्र के, 6 मंगल के और 2 बुध के। ये भी फ्लो ऐसे क्यों किया गया है, इसके पीछे लॉजिक है। जैसे मैंने आपको छोटा सा बताया, कर्म अनुसार शनि जो है अपने एजेंट राहु को देके कुछ हद तक केतु के द्वारा आपकी चीजें वसूलता है। उसके बाद जुपिटर जो कि हमारा एक देव गुरु है, वो उस चीज का बैलेंस निकाल के आपको आगे गाइड करता है कि आपके पुराने कर्म यहाँ तक पूरे हो चुके। इसके बाद वो आपको गाइड करता है। दिस इज दी, अगर आप देखेंगे तो एज 15 साल की आ चुकी होती है। 12 और 3 15 के बाद में ऑलमोस्ट आज की डेट में आप देखेंगे तो आपका 10th बोर्ड होता है 15 साल के उसमें। तो यहाँ से जुपिटर का रोल शुरू हो जाता है कि अब आपने जो कुछ करना था वो कर लिया। नाउ यू शुड स्टिक मेनली टू दी एजुकेशन पार्ट। आप नॉलेज को गेन करिए, जरूरी नहीं है स्कूल की नॉलेज होती है, हर तरीके का ज्ञान है। तो 15 से 21 साल तक आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद पूरी आत्मा की शुद्धि द्वारा उसको अपने पूरे ब्रेन में बिठाना है। और उसके बाद मन लगा के आपने, क्योंकि मून यहाँ पे इच्छाओं का कारक आ जाता है, मन का कारक है, इच्छाएं आपकी जागृत होती हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं।
और जब आप अपनी पूरी कर लेते हैं तो हमारा समाज ऐसा है, वो कहता है भैया अब आपने अपने लिए बहुत जीवन जी लिया, अब आप शादी करो। तो आप वीनस जो आपकी वाइफ का कारक है उसको आगे लाते हैं, और उसके बाद में 3 साल आप बिताने के बाद में फिर आपको लोग आपस में बोलना शुरू हो जाते हैं कि भैया 3 साल 2 साल शादी को हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक आगे आपने जनरेशन नहीं बढ़ाई। तो वहां मंगल का रोल आता है। मंगल इज नथिंग बट यूट्रस, जहाँ पे जाके बच्चे ने ठहरना है। और उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो मरकरी आ जाता है, विच इज विद्या, ज्ञान। तो ये भी पैटर्न बना हुआ है बट बहुत डिटेल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो मैंने आपको बताया कि फिक्स दशा है इसके अंदर, जबकि पराशरी के अंदर डिग्रीज ऑफ मून के हिसाब से आपकी दशा चलती है। पराशरी का मेन मुख्य नियम है कि अगर आपने एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे आपको घर, घर का मालिक, राशि, राशि का मालिक, दशा, गोचर और वहां का कारक। मेनली ये चीजें आप यूज वहां पे यूज करते हैं। जबकि पराशरी में तो ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। लाल किताब के अंदर आप मेनली जो है कारक और ग्रह को, जो परमानेंट मालिक होते हैं जिसको हम कहते हैं पक्के मालिक और पक्के कारक, उनको हम लेके चलते हैं जो कि हर घर के फिक्स हैं। पराशरी के अंदर हमारे 3 लगन कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें पहला हमारा लगन हो गया, दूसरा सूर्य कुंडली हो गई, तीसरा चंद्र कुंडली हो गई, जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं। लाल किताब के अंदर जो है आपका सूर्य और चंद्र कुंडली को नहीं लिया जाता। मेनली आपकी जो मैंने आपको बताया मेष लगन की कुंडली से ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब जो हम पराशरी में करते हैं वो बहुत विस्तार से एनालिसिस की जाती है कि आपने ऊपर के चारों फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद 3 कुंडलियां बताई, उसके बाद में इवन कहा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसको भी आप लगन मान के उसके अनुसार भी कुंडली करिए। फिर डिविजनल चार्ट्स में जाइए, तो उसके अंदर आप बहुत बारीकी में जा सकते हैं, बहुत विस्तार में जा सकते हैं। बट लाल किताब इन सब चीजों से हट के उनका एक सिंपल प्रिंसिपल है कि 120 साल के वर्षफल के अनुसार आप अपने वर्षफल बना लीजिए और हर साल की पोजीशन पहले से ही देख लीजिए, और उसके अनुसार किस घर को आपने बढ़ाना है, किस घर का आपने उपचार करना है, किस घर से आपने फायदा लेना है, किस कमजोर घर को आपने जो है मजबूत करना है, और कौन सा मजबूत घर है उसका कैसे फायदा उठाना है, कौन सा आपका रिलेटिव उस वर्ष के अंदर उसके ऊपर कोई कष्ट आ सकता है, या कौन सा वर्ष आपके बच्चों के लिए या आपके बाकी रिलेटिव्स के लिए अच्छा है, उसको आप वर्षफल से पहले ही जान सकते हैं। पराशरी के अंदर बहुत सारे योगा यूज किए जाते हैं, लाल किताब के अंदर बड़े लिमिटेड योगा हैं। तो पराशरी जो है गिव्स इंपॉर्टेंस टू लॉट ऑफ योगाज ऑल्सो। इसके बाद जो पराशरी के अंदर है अवस्था ली जाती है कि बालावस्था है, युवावस्था है, वृद्ध अवस्था है, ऐसे 5 अवस्थाओं में बांटा गया है 6-6 डिग्री के बाद। जबकि लाल किताब के अंदर इस तरीके से कोई चीज नहीं ली जाती। पराशरी के अंदर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, लाल किताब के अंदर कोई डिविजनल चार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। चलित चार्ट लिया जाता है पराशरी में, लाल किताब के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। पराशरी के अंदर एक बहुत बड़ा जब जो कि हालांकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोग्रेशन। इसके ऊपर लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, पूरी पूरी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, बट लाल किताब रेट्रोग्रेशन को कोई महत्व नहीं देती, वो कंसिडर नहीं करती है। पक्का ज्ञान थ्योरी जो पराशरी के अंदर है वो सिर्फ इसी उससे ली जाती है कि हमें कोई भी कुंडली हो उसको एज ए कालपुरुष कुंडली मान के भी एनालिसिस करनी चाहिए। इसमें जैसे मैं कहूंगा कि मान लीजिए आपका 5वां घर अफ्लिक्टेड है, सूर्य अफ्लिक्टेड है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, 5वें घर का कारक अफ्लिक्टेड है, तो आपको 5वें घर से संबंधित बीमारी हो सकती है, 5वें घर से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। जबकि लाल किताब के अंदर लॉर्डशिप और पक्का घर जो है आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पराशरी, जो कि आगे मैं आपको जब उस लेक्चर पे आऊंगा तो मैं आपको टेबल दूंगा कि कहाँ पे किस किस कारक का और किस पक्के घर का और किस मालिक का आपस में फर्क है। पराशरी के अंदर फिक्स्ड कारकाज हैं फॉर पर्सनैलिटीज, बट लाल किताब के अंदर भी फिक्स्ड है, बट उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे हम मरकरी को यंगर सिस्टर लेते हैं लाल किताब में, जुपिटर को हम फादर लेते हैं, पिता, और केतु को सूर्य जो है, केतु को सन माना जाता है। यहाँ पे SUN लिख दिया गलती से, सन इज दी आपका पुत्र है, केतु जो है वो पुत्र को रिप्रेजेंट करता है।
इसके बाद पराशरी के अंदर ग्रहण वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ अगर दी भी जाती है तो मुंडेन के तौर पे दी जाती है कि ग्रहण का आपके राजाओं पे, आपके किंग पे, आपके पॉलिटिशियन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक मोटा प्रिंसिपल है कि जब भी सूर्य ग्रहण हो और उस दौरान कोई इलेक्शन वगैरह अनाउंस हो जाए तो 90% होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन आने वाले समय में हार जाती है। ये एक मोटा प्रिंसिपल है जो मैंने मुंडेन में, हालांकि मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जबकि ग्रहण को लाल किताब बहुत इंपॉर्टेंस देती है, और अगर आपकी कुंडली में ग्रहण है तो आपको उसका जीवन भर उपाय करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा एक अपना मत है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहण है, जन्म की कुंडली में, तो चाहे ग्रहण भारत में दिखता हो या ना दिखता हो, आपको ग्रहण का उपाय करना चाहिए। बिकॉज ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को लगते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम लें तो वो ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य और चंद्रमा, जिनका परमानेंट घर काल पुरुष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार चौथा और पांचवा है, तो चौथे और पांचवें घर पे जब भी शनि का, राहु का, केतु का इफेक्ट हो या उनका कोई पीएसी हो, चाहे वो उसको देखते हो या उसमें बैठते हो, तो आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण हो जाते हैं। तो आपको उसका जीवन भर उपचार करना चाहिए। क्योंकि हम कई कह देते हैं कि जी हाँ ग्रहण नहीं दिख रहा तो आप उपाय क्यों करो। हमारे सूर्य चंद्रमा एक ही हैं, पूरे संसार के एक ही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि सूर्य को ग्रहण लगा है तो अगर वो अमेरिका में लग रहा है तो आपको दिल्ली में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। आपको दिख नहीं रहा, आपकी जो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है या जो उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो नहीं है, बट सूर्य उस टाइम पे ग्रहणित है तो आपको उसका उपचार करना चाहिए। ये मेरा मत है, बाकी आपके ऊपर है। पराशरी के अंदर पुरानी बहुत सारी कॉस्टली रेमेडीज हैं जो वृद्ध पराशर और शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कि आज की डेट में नहीं संभव। लोग कहते थे गाय का दान कर दीजिए, सोने का दान कर दीजिए, जो कि आज की डेट में संभव नहीं है। जबकि लाल किताब के अंदर आप अपने घर की चीजों से, कि आप क्या कहते हो, हर एक के घर के अंदर नमक भी होता है, नमक से भी आपकी सूर्य की वही रेमेडी हो जाएगी जो कि आप गोल्ड से करते हैं। हल्दी से भी आपकी वही रेमेडी हो जाएगी जो कि आप पुखराज से करते हैं। तो आपकी छोटी छोटी चीजें जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उसी से आप अपना किसी भी ग्रह का उपचार कर सकते हैं, किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में जब आपको ग्रहों के आइटम्स पता लगेंगी कि सूर्य किस किस चीज का कारक है, बृहस्पति किसका कारक है, बुध किसका कारक है, तो अगर आपने उस ग्रह का दान करना है तो जो चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हल्दी से हो सकता है वही कार्य गोल्ड से भी हो सकता है, जो कार्य गेहूं से हो सकता है वही चीज सोने से भी हो सकता है। तो आपको कारक के अनुसार, अपनी समर्था के अनुसार आपको उपचार करना चाहिए। राशि के अंदर पीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, जो कि लाल किताब के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं ली जाती। लाल किताब के अंदर या तो ग्रह अपने घर का होगा, या अपने पक्के घर में होगा, या अपने कारक के साथ होगा। राशि के अंदर अनफेवरेबल प्लैनेट्स होते हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मैलेफिक्स। लाल किताब के अंदर ऐसा फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक कुछ नहीं लिया जाता है। राशि के अंदर जो उच्चता नीचता, जिसको हम एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन कहते हैं, वो राशि के अनुसार होती है। और ये बहुत मुख्य डिफरेंस है बिटवीन पराशरी एंड लाल किताब, कि लाल किताब के अंदर हमारी उच्चता नीचता घर के अनुसार होती है, राशि के अनुसार नहीं होती। कि अगर सूर्य हमेशा पहले घर में ही ऊंच का होगा, सूर्य हमेशा सातवें घर में ही नीच का होगा, शनि हमेशा सातवें घर में ही ऊंच का होगा और पहले घर में हमेशा नीच का होगा। जबकि पराशरी के अंदर किसी भी घर में ऊंचता नीचता हो सकती है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे प्लैनेट्स जो है नवांश वगैरह में जाके अलग हो जाते हैं, लाल किताब के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिस उसके अंदर है उसी अनुसार वो आने वाले वर्षफल के अंदर भी इकट्ठे रहते हैं। मसनूई ग्रह हम बोलते हैं कि जो दो ग्रहों को मिलकर तीसरा ग्रह बन जाता है। ये कंसेप्ट पराशरी के अंदर नहीं है, लाल किताब के अंदर है। और इसका उपाय के अंदर बहुत अच्छा रोल होता है कि अगर आपको अगर पता है कि दो ग्रह हैं मिलके तीसरा ग्रह बना रहे हैं, तो अगर कोई वो तीसरा ग्रह पीड़ित है तो जो दो ग्रह उसको बना रहे हैं उनमें से किसी एक का उपाय करके आप तीसरे ग्रह को उसका उपाय कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें जब कभी आएंगी तो उस पर हम डिस्कशन करके वो कर सकते हैं। तो ये मेरा आपको बताने का मत था कि दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज हैं, 12 लगन उसमें ही, और सॉरी 12 ही घर उसके अंदर है, 12 घर इसमें है। मोर और लेस 9 ग्रह वहाँ है, 9 ग्रह यहाँ है, 9 ग्रहों के आइटम्स भी वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, 19-21 का फर्क है। बट यहाँ पे जो मेन
मुख्य नियम है वो ये है कि आपने अपनी कुंडली को मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट करना है और देखना है कि कौन सा ग्रह किस घर में गया है, वो वहां के पक्का जो मालिक है उसके साथ उसके क्या संबंध है, और जो पक्का कारक है उसके साथ उसके क्या संबंध है। उसके अनुसार ही आपका आगे उपचार होगा, उसी के अनुसार आपके फायदे और नुकसान होंगे। मेरा ख्याल इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। आने वाले टाइम में हम फ्रेंडशिप एनिमिटी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है पराशरी लाल किताब से, उसको देखेंगे। और फिर रेमेडीज कैसी होती हैं, रेमेडीज के क्या प्रिंसिपल होते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, कितनी रेमेडी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, किसने करनी है, कब तक करनी है, ये सब हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। और जो मेन, कईयों को ये डाउट हो रहा होगा कि इसको कुंडली को क्यों कन्वर्ट कर लिया गया, तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ बताने का यही है कि जो हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं, इसको काल पुरुष की कुंडली माना जाता है। काल पुरुष मीन्स हमारे लॉर्ड शिवा, तो उनकी कुंडली से किया जाता है। तो हमारा हर चीज उसी के बेस से, उसी के कंपैरिजन में ये चीज चलाई जाती है। तो उसके अनुसार आने वाले समय में हम आपके साथ जो है विस्तार में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि जो मेन बेसिक डिफरेंस लाल किताब का और पराशरी का जो लोगों को भ्रमित करता है, इन सब पॉइंट से आज उनको बहुत ज्यादा क्लियर भी हो गया होगा कि पराशरी और लाल किताब के अंदर में क्या समानताएं हैं और क्या इनके बीच में असमानता है। मैं आपको एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस वास्ट टॉपिक को एक छोटे से पॉइंट्स में ही हमें समझाया। मैं समझता भी हूँ कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं आने वाले लेक्चर्स के, इसके अंदर में हम जो है फ्रेंडशिप, एनिमिटी, दशा पैटर्न, तो बेसिकली जब हम ग्रहों का जो वर्षफल, जैसे अभी आपने इंट्रोड्यूस किया कि पराशरी का अलग होता है, लाल किताब का अलग होता है, तो वो जब हम उन सब चीजों में उस वर्षफल को करेंगे तो यही चीजें जो हैं हमारे बेसिक के साथ साथ एक मूल सिद्धांत के रूप में भी काम करेंगी। मैं एक बार आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। और हम मेरे दोस्तों से और जो दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे ये वादा भी रहेगा कि हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर आगे पराशरी और लाल किताब को जितना हम सरल कर सके, सर की मार्गदर्शन में आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।